नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम जगदीश है, जो कि पेशे से एक किसान है। तो चलिए अब यह कहानी जगदीश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसान से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। लोग मुझे प्यार से जग्गू कहकर भी पुकारते हैं और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक किसान हूं, लेकिन मेरे पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है। अब यह चीज सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि मैं पेशे से एक किसान हूं और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि मेरे पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है। अब भला यह चीज कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बड़े बड़े जमींदार लोगों की जमीन बोता हूँ और उस पर फसल उगाता हूँ। इसके बदले में वह जमींदार लोग जो भी चीज चाहे वह मुझसे ले लेते हैं। यानी कि अगर वह पैसे चाहे तो पैसे ले लेते हैं और अगर अनाज या फिर चारा चाहे तो वह ले लेते हैं। फसल बोने से पहले मैं उन लोगों से तय कर लेता हूँ कि इतनी जमीन का मैं आप लोगों को कितना क्या दूंगा, और उसके बदले में वह लोग मुझे अपनी जमीन पर फसल उगाने देते हैं। और इसी तरीके से दूसरों की जमीन पर फसल उगाकर मैं अपने परिवार का पेट पालन करता हूँ। मुझे इस तरीके से काम करते हुए आज लगभग 25 से 30 साल हो चुके हैं। मुझसे पहले मेरे पिताजी यह काम किया करते थे, लेकिन आज तक भी इस काम के दौरान मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैंने यह काम करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी लगभग 2 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मैं जो यह लोगों की जमीन लेकर उस पर फसल उगाने का काम करता हूँ, यह काम एक ना एक दिन मुझे एक ऐसे खतरे में डाल देगा जिसमें से मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और यह मुझे एक दिन मौत के घाट उतार देगा। क्योंकि उस दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके होने के बाद मुझे पहली बार अपना यह काम करते हुए डर का एहसास हुआ था, और वह घटना इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक थी कि उसके होने के बाद मैंने कई दिनों तक खेतों में जाकर काम करना ही बंद कर दिया था और मैं डर के मारे घर पर ही बैठ गया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिर से खेतों में काम करने के लिए जाऊंगा तो वह मुझे दोबारा से नजर आ जाएगी, और अगर इस बार वह मुझे नजर आई तो मैं उसको देखकर वहीं पर डर के मारे हार्ट अटैक आने से ही मर जाऊंगा, या फिर वह खुद ही मुझे मार देगी। क्योंकि उसने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं फिर से उस खेत में गए तो इस बार वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस वक्त तो पता नहीं मैं किस तरीके से अपने आप को बचाकर वहां से भागकर आया था, लेकिन अब मैं दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहता था। दरअसल एक बार की बात है, मैंने गांव के ही किसी एक आदमी की जमीन को फसल उगाने के लिए किराए पर लिया था, और वह आदमी जमींदार परिवार से ही था, लेकिन वह गाँव में नहीं रहता था। उसका शहर में अपना कोई बिजनेस था और वह उस वजह से अपने पूरे परिवार के साथ शहर में ही रहता था, और उसकी वह जमीन काफी दिनों से खाली पड़ी हुई थी। एक दिन मैं उसकी उस जमीन के बगल से गुजर रहा था। मैंने देखा कि यह जमीन खाली पड़ी हुई है और मुझे उस जमीन में 3 बड़े बड़े आम के पेड़ भी दिखाई देते हैं, जिन पर हर साल अच्छे खासे आम भी लगते हैं, लेकिन उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इसी वजह से गाँव के बच्चे उन आम को तोड़ तोड़ कर खाते थे। इस चीज को देखकर मैंने सोचा कि यह जमीन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाली हो सकती है। एक तो मैं इस जमीन में अपनी फसल उगा लूंगा, और दूसरा इन 3 पेड़ों के जो आम लगेंगे उन आमों को बेचकर भी काफी अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। और अब यही चीज सोचकर मैं उस जमींदार के परिवार वालों के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। अगर वह मुझे अपनी जमीन को फसल उगाने के लिए किराए पर दे देते हैं तो मैं कल से ही उस जमीन की सफाई करके उस पर अपनी फसल उगाने का काम शुरू कर देता हूँ। तो मेरे ऐसा कहने पर उसका जो बड़ा वाला भाई था वह उसको फोन लगाता है और उसको सारी बात कहता है।
इसके बाद हमारी वहीं पर उस जमीन पर फसल उगाने की बात तय हो जाती है और उसके दूसरे दिन ही मैं उस जमीन के चारों तरफ एक अच्छी खासी चार दीवारी बना देता हूँ और उसके बाद उस जमीन की भी सफाई करने लगता हूँ। उस जमीन पर कई सालों से किसी ने कोई भी फसल नहीं उगाई थी। इसी वजह से उस जमीन में काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, जिसको साफ करने में मुझे 3-4 दिन का वक्त लगता है। और उस जमीन की सफाई करने के बाद मैंने जब ट्रैक्टर वाले को बुलाकर उस जमीन में ट्रैक्टर चलवाया, तो ट्रैक्टर से हल चलाते वक्त उस खेत की जमीन से कुछ अजीब अजीब तरह की चीजें निकल रही थी। यानी कि जब ट्रैक्टर वाला हल चला रहा था तो उसके हल में कभी तो किसी औरत की चूड़ियां निकल कर आती थी, तो कभी किसी आदमी का चमड़े का जूता निकल कर आता था और इसके साथ ही वहां पर उस जमीन के एक कोने से कुछ हड्डियां भी निकल कर आ रही थी। उन सबको देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि यह सब इस जमीन से क्यों निकल रहा है। लेकिन फिर वह ट्रैक्टर वाला मुझसे कहता है कि यह जमीन काफी समय से ऐसे ही पड़ी हुई है और इसके अगल बगल में रहने वाले लोग इसके अंदर कचरा फेंकते थे। यह सब चीजें शायद इसी वजह से इसके अंदर दब गई होंगी, जो कि अब हल चलाने पर निकल कर आ रही हैं। जब उस ट्रैक्टर वाले ने मुझसे वह बात कही तो मैं भी उसकी बात से थोड़ा सहमत हो जाता हूँ और फिर उसके बाद उन सभी चीजों को वहां से निकालकर बाहर की तरफ फेंक देता हूँ और उस पर अपनी फसल उगा देता हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी फसल उग जाती है और अब मैं लगातार उस खेत में पानी दे रहा था। तभी जो सिंचाई वाली बिजली थी उसका रात का समय हो जाता है। यानी कि पहले तो सिंचाई वाली बिजली दिन के समय आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका समय बदल जाता है और वह रात को आने लगती है। अब वह बिजली रात के 10 बजे आती थी और इसी वजह से मुझे अब से रात में खेतों में सिंचाई करने जाना था। यानी कि उस दिन जब वह घटना रात के वक्त मेरे साथ हुई, जिस दिन पहली बार ही मैं रात के वक्त उस खेत में सिंचाई करने के लिए गया था। इससे पहले तो मैं दिन के समय ही उस खेत में जाता था, कभी भी मुझे रात के वक्त उस खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन उस रात मुझे अपनी फसल में पानी देने के लिए जाना पड़ा। अब रात में अपने घर से फावड़ा लेकर खेत के लिए निकल पड़ा था। उस खेत में जाने के बाद मैंने पानी वाली मोटर को चालू किया और जब पानी आने लगा तो मैं अपने पजामे को ऊपर की तरफ मोड़कर खेत में पानी देने लगता हूँ। अभी मैं पानी देते देते उस आम के पेड़ के नीचे पहुँच चुका था। मैं फसल में पानी दे ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मुझे उस आम के पेड़ के ऊपर से कोई बैठकर देख रहा है। पहले तो मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब मुझे बार बार वह एहसास होता है और उस वक्त ऊपर से कुछ मेरे ऊपर हल्का फुल्का गिर भी रहा था, वो कुछ गोल गोल छो पत्थर की तरह था। जब वह मेरे ऊपर गिरने लगा तो मैं अपनी नजरों को ऊपर करके देखता हूँ और अपनी नजरों को ऊपर करते ही ऊपर का नजारा देखकर मैं धड़ाम से वहीं पर नीचे जमीन पर पानी में गिर जाता हूँ और डर के मारे हाफ नहीं लगता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरी आंखों के सामने देखा ही कुछ ऐसा था कि जिसको देखने के बाद अचानक से ही मुझे एक धक्का सा लगता है और उस चीज को देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। जब मैंने उस चीज को देखा तो मुझे यह समझ आ गया था कि मैंने इस जमीन पर फसल उगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब मुझे धीरे धीरे यह भी समझ में आ रहा था कि इससे पहले लोग इस जमीन पर फसल क्यों नहीं उगाते थे। जब मैंने मेरी नजरों को ऊपर करके उस आम के पेड़ की तरफ देखा तो मुझे उस आम के पेड़ की टहनियों पर 5-7 लोगों का एक झुंड बैठा हुआ दिखाई देता है और वह सभी लोग अलग अलग टहनियों पर बैठे हुए थे। उनमें से 2-3 तो औरतें थी, 2 मर्द और 2 बच्चे थे, लेकिन उन सबके चेहरे दिखने में इतने ज्यादा डरावने लग रहे थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है, क्योंकि उस वक्त उन सबकी आंखों से जो आंखों का काला कांच होता है वह गायब था और उनकी आंखें बिल्कुल पूरी की पूरी सफेद दिखाई दे रही थी। बस इस चीज को देखकर ही मैं इतना ज्यादा डर गया था। इसके बाद एक एक करके वह सारे के सारे लोग उस आम के पेड़ से नीचे पानी में कूदने लगते हैं और जब वह सारे लोग नीचे कूद जाते हैं तो उनमें से एक आदमी, जो कि दिखने में पूरी तरीके से किसी पिशाच की तरह दिख रहा था, वह मेरे करीब आता है और एक अजीब सी आवाज में मुझसे कहता है कि तुमने आज इस जगह पर फसल उगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसका कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब हम लोग तुमको मारकर यहीं पर इसी जगह पर दफन कर देंगे और अगर तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर कोई दूसरा इंसान आएगा तो उसको भी यहीं पर मौत के घाट उतार देंगे।
मुझसे इतना कहकर वो सारे के सारे भूत की तरह दिख रहे लोग काफी तेज तेज हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही वापस उस आम के पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उस आम के पेड़ पर चढ़कर वापस उन आम की टहनियों पर बैठ जाते हैं। अब मैं डर के मारे बहुत ज्यादा हांफ रहा था और मेरा पूरा बदन पानी के साथ साथ पसीने से भी भीग चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह सभी लोग वहां से अचानक से ही गायब हो जाते हैं और उनके गायब होते ही मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली आती है और मैं सोचता हूँ कि भाड़ में गई यह जमीन, मुझे इस जमीन पर फसल उगाना ही नहीं है। यह सोचकर मैं उस जगह से उठता हूँ और उठकर अपना फावड़ा उठाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपना फावड़ा उठाता हूँ और वहां से चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पैर उठ ही नहीं रहे हैं। और जब मैंने गौर से मेरे पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ा हुआ था। और जब मैंने वह चीज देखी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन उस वक्त उस खड़ी फसल में मुझे सिर्फ उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे। मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि किसने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। अभी मैं ठीक तरीके से देख पाता उससे पहले ही जिस किसी ने भी मेरे पैरों को पकड़ रखा था उसने मुझे इतना तेज धक्का दिया कि मैं फिर से वहीं पर पानी में गिर गया और मेरे गिरते ही अब वह मुझे घसीटने लगता है और वह मुझे इतना तेज घसीट रहा था कि उस वक्त मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद वह मुझे एक जगह पर ले जाकर रोक देता है और फिर मेरे पैरों को घसीटकर मुझे अपने पास लाता है। और जैसे ही वह मुझे अपने पास लाता है तो उसको देखकर मैं फिर से बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि वह एक औरत थी और वो दिखने में किसी चुड़ैल या डायन की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था और इसके साथ ही उसने अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कुछ अजीब सा लगा रखा था, जिससे कि उसका चेहरा इतना ज्यादा सड़ा हुआ दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना लग रहा था। इसके बाद वो चुड़ैल की तरह दिख रही औरत वहीं पर मेरे सीने के ऊपर बैठ जाती है और मुझसे कहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जमीन के ऊपर फसल उगाने की? तुझे पता नहीं है यह जमीन किसकी है और तूने इस जमीन पर फसल उगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मुझसे यह बात कहती है तो मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ देर पहले जो लोग मुझे उस आम के पेड़ पर दिखाई दे रहे थे वह भी मुझसे यही बात कह रहे थे और अब यह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत भी मुझसे यही बात कह रही है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मुझसे कहती है कि इस जमीन की वजह से ही मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे और आज तूने इतनी आसानी से इस जमीन के ऊपर फसल उगा ली। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे यहीं पर मार दूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जिसने भी जमीन के ऊपर फसल उगाने की कोशिश की थी मैंने उसको भी मार दिया था और सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मार दिया था। लेकिन उनको लोगों को मारते मारते ही उस लड़ाई में मैं भी मर गई थी। जब मैंने उस चुड़ैल के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, लेकिन उस जगह पर अतीत में क्या हुआ था इसकी अभी तक भी मुझे पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं थी। तभी मैं उस चुड़ैल से कुछ कहना तो चाहता था। मैं उससे कहना चाहता था कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं आज के बाद इस जमीन पर पैर भी नहीं रखूंगा। लेकिन उस वक्त डर के मारे मेरा पूरी तरीके से गला बैठ चुका था और अब मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब बस मैं पड़ा पड़ा उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और वो मुझको अजीब तरीके से घूर रही थी। जब वह मुझको उस तरीके से घूर रही थी तो वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और उसको इस तरह से घूरता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि अगर यह चुड़ैल कुछ और देर तक इसी तरीके से मुझे ऐसे ही घूरती रही तो मैं तो यहीं पर डर के मारे हार्ट अटैक आने से मर जाऊंगा। तभी मैं उस डर को थोड़ा कम करके लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ और अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। जैसे ही मैं अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमाता हूँ तो वह चुड़ैल मेरे गाल पर एक जोर का चाटा मारती है और मुझसे कहती है कि जब नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर तूने इस जमीन पर फसल उगाने की हिम्मत कैसे की? जब उस चुड़ैल ने मुझे यह बात कही तो मैं उसे अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं बस अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ देता हूँ और उससे मुझे छोड़ने की विनती करने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त भी मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस उसे इशारे में ही हाथ जोड़कर अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहा था। जब मैं हाथ जोड़कर उसको छोड़ने के लिए कहता हूँ तो वह मुझे कहती है कि
आज तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं पिछले कई दिनों से तुझे देख रही थी कि तू अपने आप ही इस जमीन को छोड़कर चला जाए, लेकिन तूने तो पूरी तरीके से ठान लिया है कि तू इस जमीन पर फसल उगाकर ही रहेगा। और अब अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मुझे पता है तू फिर से इस जगह पर आकर फसल उगाएगा। तभी मैं उस चुड़ैल को अपनी गर्दन को हिलाते हुए नामे इशारा करता हूँ और उससे कहना चाहता था कि मैं दोबारा फिर कभी भी इस जमीन पर पैर भी नहीं रखूंगा। अब इससे पहले कि मैं उससे और कुछ कह पाता, उस चुड़ैल ने अचानक से ही मेरा गला पकड़ लिया था और अब वह मेरे गले को पकड़कर मेरी गर्दन को ऊपर की तरफ खींच रही थी। उसको इस तरह से करता हुआ देखकर मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे यह चुड़ैल यहीं पर मेरी गर्दन को उखाड़कर मुझे मार देना चाहती है। और शायद यह थोड़ी ही देर में इस तरीके से अगर मेरी गर्दन को लगातार खींचती रही तो अभी मेरी गर्दन को उखाड़ देगी और मुझे यहीं पर मार देगी। अब मुझे अपने गले की नसों के खींचने का बहुत तेज तेज दर्द होने लगा था और अब वह चुड़ैल मेरी गर्दन को इतनी तेज ऊपर की तरफ खींच रही थी कि अब मेरे कानों से खून भी बाहर निकलने लगा था और मेरे नाक से भी खून बह रहा था। तभी मुझे एहसास हो गया था कि यह चुड़ैल आज ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो यह मुझे यहीं पर मार देगी। तभी मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगता हूँ और इस कोशिश के दौरान मेरा एक हाथ मेरे बगल में ही पड़े हुए मेरे उस फावड़े के ऊपर लगता है और जैसे ही मेरा हाथ उस फावड़े के ऊपर लगता है तो मुझे अपने आप को बचाने की एक उम्मीद नजर आती है और मैं फटाक से उस फावड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ता हूँ और मेरे शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस फावड़े को उस चुड़ैल के सिर में दे मारता हूँ। उस फावड़े की मैं उस चुड़ैल के सिर में इतनी तेज मारता हूँ कि जब मैं उस फावड़े से उस चुड़ैल के सिर पर मारता हूँ तो एक बहुत तेज आवाज आती है और उस फावड़े के उसके सिर में मारते ही वह चुड़ैल अपने दोनों हाथों से मेरे गर्दन को छोड़ देती है और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेती है। जब मैंने देखा कि मेरे मारने से उसके सिर के ऊपर कोई असर पड़ रहा है तो मैं एक बार फिर से जोर से उसके सिर पर उस फावड़े से मारता हूँ और दोबारा फावड़े की मारते ही वह चुड़ैल मेरे ऊपर से साइड में गिर जाती है और उसके साइड में गिरते ही मैं वहां से उठकर फटाक से दौड़ने लगता हूँ। लेकिन दौड़ते दौड़ते भी मैंने अपने हाथ से उस फावड़े को नहीं छोड़ा था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि यह चुड़ैल फिर से मेरे पीछे पड़कर मेरे ऊपर हमला कर सकती है। इसीलिए मैं उस फावड़े को हाथ में लेकर ही दौड़ रहा था और अब मैं उस खेत की जमीन से निकलकर अपने गांव की तरफ दौड़ने लगता हूँ। वह खेत मेरे गांव से थोड़ी ही दूर था और अब मैं दौड़ते दौड़ते मेरे गांव में पहुंचता हूँ और गांव में पहुंचकर मेरे घर पर जाता हूँ। घर पर जाते ही जब मेरी घरवाली मुझको इस तरीके से हाफता हुआ देखती है तो वह मुझसे पूछती हैं कि आप इस तरीके से क्यों हाफ रहे हो, क्या हुआ, आप इतनी तेज दौड़कर क्यों आए हो। तो उसके थोड़ी ही देर बाद जब मेरी सांस थोड़ा काबू में आ जाती है तो उसको मैं सारी बात बताता हूँ और मेरे मुंह से वह बात सुनकर वह भी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वह तुरंत ही एक चूल्हे में आग जलाती है और वहां पर आग जलाकर मेरे ऊपर से मिर्ची भरकर उस चूल्हे के अंदर डालती है। अक्सर हमारे गांव में ऐसा किसी बुरी चीज को अपने से दूर करने के लिए किया जाता है, चाहे फिर वह किसी की बुरी नजर हो या फिर कुछ और। इसे एक तरीके से हमारे गांव में टोटका कहा जाता है जो कि बुरी चीजों को अपने से दूर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन उठते ही मैं मेरे अगल बगल के लोगों को, गांव में जो मेरे एक दो मित्र लोग थे, उनको यह बात बताता हूँ और जब मैं उनको यह बात बताता हूँ तो वह मुझसे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तू उस जमीन पर फसल उगा रहा है। अगर हमें पहले से पता होता तो हम लोग तुझे उस जमीन पर फसल उगाने ही नहीं देते। जब वह लोग मुझे यह बात कहते हैं तो उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर यह लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर उस जमीन पर ऐसा क्या है, तुम लोग मुझे बताओ तो सही। मेरे ऐसा पूछने पर जब वह लोग मुझे उस जमीन के अतीत के बारे में बताते हैं तो उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मुझे एहसास होता है कि कल रात को मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। दरअसल वह लोग मुझे बताते हैं कि वह जमीन दो भाइयों के झगड़े की जमीन है और आज से लगभग 30 से 40 साल पहले उन दोनों भाइयों के बीच में उस जमीन को लेकर वहीं पर एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में जो एक भाई था उसके तो परिवार में कई लोग थे, लेकिन दूसरे भाई के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा था। उस दिन जब वह झगड़ा हुआ तो वहां पर सिर्फ उसकी पत्नी ही मौजूद थी और उस झगड़े के दौरान उस दूसरे परिवार के लोग उस औरत को अकेला देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं
लेकिन वो औरत भी बहुत ज्यादा बहादुर थी। उसने भी उन सभी को मरते मरते मौत के घाट उतार दिया और अंत में खुद भी मर गई। और तभी से उस परिवार के लोगों की आत्मा और उस औरत की आत्मा उस जगह पर भटकती है। ऐसा कहा जाता है कि उस खेत में जो 3 आम के पेड़ हैं, उनमें से एक आम के पेड़ पर तो उसे पूरे परिवार के मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है, और एक दूसरे आम पर वह जो अकेली औरत थी उसकी आत्मा रहती है। आज भी उनके बीच में उस जमीन को लेकर झगड़ा होता है। इसी वजह से पहले जो लोग तुमको उस आम के पेड़ पर दिखाई दिए थे वह दूसरे परिवार के थे, और बाद में जिस चुड़ैल ने तुमको तुम्हारे पैर पकड़कर नीचे गिराकर घसीटा था वो उस दूसरे भाई की पत्नी थी, जिससे तुमने फोन पर बात करके उस जमीन के बारे में फसल उगाने की बात की थी। उस लड़ाई के होने के बाद से ही उस आदमी ने इस गांव को छोड़ दिया था और वह शहर में जाकर रहने लगा था। अपनी पत्नी के मरने के बाद वह कभी भी इस गांव में लौटकर नहीं आया था, और यहाँ पर सिर्फ उसका जो चचेरा भाई था वही रहता है, जिसके पास जाकर तुमने फोन करवाया था। झगड़े की जमीन की इस खूनी दास्ता को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, और उस दिन के बाद मैंने उस जमीन को ऐसे की ऐसे ही छोड़ दिया था, और न ही उस पर उगी हुई फसल को मैंने काटा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।